गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अपन पिछले वीडियोस में बात कर रहे थे संकुल यौगिकों में बंधन। और स्टूडेंट्स, संकुल यौगिकों में बंधन को समझाने के लिए मैंने बताया था कि 3 सिद्धांत दिए जाते हैं, जिनमें से वर्नर का सिद्धांत और संयोजकता बल सिद्धांत, वीबीडी सिद्धांत को अपन पढ़ चुके हैं। आज अपन बात करेंगे क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत। क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत क्यों दिया गया, क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत कब दिया गया, क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत के आधार पर हम संकुल यौगिकों में बंध की प्रकृति को किस तरह से समझा सकते हैं, इन सारी बातों को आज हम डिस्कस करेंगे। इस सिद्धांत को पढ़ने से पहले यह समझना जरूरी है स्टूडेंट्स कि क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत को जब दिया गया या क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत जब पॉपुलर हुआ तो उसके रीज़न क्या थे। देखो, हमने वीबीडी सिद्धांत पढ़ा और हमने पढ़ा कि वीबीडी सिद्धांत में कुछ एक कमियां हैं। वीबीडी सिद्धांत की अनेकों सफलताएं हैं। वीबीडी सिद्धांत के द्वारा किसी संकुल यौगिक के चुंबकीय गुणों को, किसी संकुल यौगिक में के त्रिविम रसायन को इजीली समझाया जा सकता है। साथ ही स्टूडेंट्स यहाँ यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि वीबीडी सिद्धांत की सफलताएं होने के साथ साथ कुछ एक असफलताएं हैं जिनको हम वीबीडी सिद्धांत के आधार पर नहीं समझा सकते। जैसे वीबीडी सिद्धांत के आधार पर किसी संक्रमण धातु तत्व के विलयन की रंगीन प्रवृत्ति को नहीं समझा जा सकता कि कलरफुल क्यों होता है उसका सॉल्यूशन। दूसरा, उसकी कमी दी जा सकती है कि वीबीडी सिद्धांत के आधार पर हम संकुल यौगिकों के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सकते कि कोई संकुल रंगीन प्रवृत्ति का क्यों होता है। साथ ही स्टूडेंट्स, देखा जाता है वीबीडी सिद्धांत के आधार पर संकुल यौगिकों की ज्यामिति में विकृतता को नहीं समझा जा सकता कि कोई संकुल यौगिक, किसी संकुल यौगिक की जो ज्यामिति होती है वो विकृत क्यों होती है। जैसे कॉपर का H2 के साथ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ले लिया जाए, जैसा कि हम उसके लिमिटेशंस करवा चुके हैं कि वो विकृत क्यों होता है। उसके किस तरह से जो एक्सियल बॉन्ड है वो बड़े होते हैं और इक्वेटोरियल बॉन्ड्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं लेंथ में। तो इसको वीबीडी सिद्धांत एक्सप्लेन नहीं कर पाया। साथ ही स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि वीबीडी सिद्धांत से हम नहीं बता पाए कि कोबाल्ट का जो संकुल यौगिक है उसकी जो अपचायक सामर्थ्य है उसी के समान वो इलेक्ट्रॉनों के क्रमोन्सन से बनता है। इसी तरह से कॉपर का भी कोई संकुल यौगिक जिसका D9 विन्यास होता है और वो इलेक्ट्रॉनों के क्रमोन्सन से बनता है, उसकी अपचायक सामर्थ्य को नहीं समझा सकते अपन वीबीडी सिद्धांत से। वीबीडी सिद्धांत संभावनाओं पर आधारित सिद्धांत है। वीबीडी सिद्धांत में स्टूडेंट्स अपन देखते हैं कि सबसे पहले हम किसी संकुल यौगिक की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, उनके मैग्नेटिक मोमेंट का पता करके उस संकुल यौगिक में कितने नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको पता करते हैं। फिर उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन का टाइप पता करके उसकी ज्योमेट्री के बारे में अनुमान लगाते हैं। मतलब ये कहा जा सकता है कि वीबीडी सिद्धांत अनुमानों पर आधारित सिद्धांत है, जो इस सिद्धांत की कमी है। वीबीडी सिद्धांत के आधार पर कुछ एक संकुल यौगिकों की ज्यामिति का सही से पता नहीं लगाया जा सकता कि कब तो वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा और कब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। इसी के साथ वीबीडी सिद्धांत में हमने देखा कि वीबीडी सिद्धांत में मेटल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, जबकि लिगेंड को उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है। इट मीन्स वीबीडी सिद्धांत ये नहीं एक्सप्लेन कर सकता कि किस तरह से एक ही मेटल के साथ जब अलग अलग लिगेंड दिए जाते हैं तो कॉम्प्लेक्स जो बनते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो बनते हैं, वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कैसे बन जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो मैंने अभी आपको बताया ये वीबीडी सिद्धांत की कमियां हैं जिनको हमें CFT पढ़ने से पहले पता होना जरूरी है जिनका। और साथ ही वीबीडी सिद्धांत की अन्य जो महत्वपूर्ण कमी है वो है वीबीडी सिद्धांत किसी संकुल यौगिक के थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं करता। इस तरह से किसी संकुल का उष्मागतिकीय स्थायित्व बना रहता है। तो ये वीबीडी सिद्धांत की कमियां थी जिनको वीबीडी सिद्धांत एक्सप्लेन नहीं कर पाया या जिनके जवाब वीबीडी सिद्धांत नहीं दे पाया। तो स्टूडेंट्स, कमियों के साथ साथ एक आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि जो ये दोनों सिद्धांत यानी कि वीबीडी सिद्धांत और CFT सिद्धांत, दोनों सिद्धांत का जो टाइमिंग है, जो दोनों थ्योरीज जो दी गई उनका जो टाइमिंग है वो सेम है। मतलब एक ही समय दिए गए सिद्धांत थे 1927 टू 1930।
के बीच में दिए गए दोनों सिद्धांत हैं। सिज्विक की इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट जो कि क्वांटम यांत्रिकी को अप्लाई करके समझाता है किस तरह से कोवलेंट बॉन्ड की नेचर कैसी होती है, उसको क्वांटम यांत्रिकी को अप्लाई करके बताया गया। 1927 में पोली ने सिद्धांत दिया और उसी समय वॉन ब्लैक और बेथे ने यह सिद्धांत दिया जो क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत के नाम से पॉपुलर हुआ। क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत में 1935 में वॉन ब्लैक ने कुछ चेंज किए थे और यहाँ ये भी इम्पोर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि दोनों ही सिद्धांत एक समय दिए गए, लेकिन स्टार्टिंग में जो सिद्धांत था विभिटी सिद्धांत ज़्यादा पॉपुलर था, शेफ्टी सिद्धांत को इतनी ज़्यादा पॉपुलरिटी नहीं मिली। उसका रीज़न वहाँ क्वांटम यांत्रिकी को अप्लाई करना और उस बॉन्ड की नेचर को समझाना, और सीएफटी सिद्धांत पॉपुलर इतना नहीं हो पाया। लेकिन 1950 के आसपास जब विभिटी सिद्धांत की अनेकों कमियां देखी गई और उनके जवाब विभिट सीएफटी के थ्रू दे पाए तो सीएफटी सिद्धांत को पॉपुलरिटी मिली। सीएफटी सिद्धांत जो दिया गया था वो कब दिया गया था, किसने उसको दिया? उसको सीएफटी सिद्धांत को देने वाले जो साइंटिस्ट थे वॉन वॉलेक और बेथे थे जिन्होंने इस सिद्धांत को दिया। सीएफटी सिद्धांत अपन पढ़ेंगे। सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, संकुल यौगिकों में बंधन को समझाने वाली एक इम्पोर्टेंट थ्योरी है ये वॉन ब्लैक और बेथे ने दिया था। ब्लैक एंड बेथे के द्वारा दिया गया सिद्धांत था। ये 1928 टू 1935 के बीच दिया गया सिद्धांत था। 1928 में बेथे ने दिया, फिर उसमें वॉन ब्लैक ने कुछ चेंजेस किए। ठीक है, अब इस सिद्धांत के जो मेन पोस्टुलेट्स हैं, मुख्य बिंदु हैं, वो क्या क्या हैं? एक तो इसके अंदर मेन जो है वो अपन यहाँ पे मेन जो पॉइंट है जिस पर अपन फोकस कर सकते हैं वो है नेचर ऑफ बॉन्डिंग, यानी कि विभिटी सिद्धांत लिगेंड और मेटल के बीच जो बॉन्ड पाया जाता है उसे वो कोवलेंट नेचर का मानता है। यानी कि जब कोई एक लिगेंड वो परमाणुओं का वह समूह जो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, यानी कि जिनमें दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, यानी कि जो लुईस बेस के समान बिहेवियर करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर देने की टेंडेंसी रखते हैं, उन्हें अपन लिगेंड कहते हैं। वो मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स देकर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं जिस बंध को अपन उपसहसंयोजक बंध कहते हैं। तो लेकिन यहाँ जब सीएफटी सिद्धांत को अपन पढ़ते हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान देना जरूरी है कि सीएफटी सिद्धांत ये कहता है कि जो बॉन्ड बना है वो उसमें वो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से नहीं बना है, वो बॉन्ड जो है वो स्थिर वैद्युत प्रकृति का है, यानी कि उस बॉन्ड की जो प्रॉपर्टी है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगते हैं वो जैसा कि हम जानते हैं पिछली कक्षाओं में आप सब पढ़ चुके हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो अपोजिट आयंस के बीच यानी कि प्लस और माइनस के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे जो अट्रैक्शन फोर्सेस हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप के हैं, स्थिर वैद्युत प्रकार के हैं। तो इस बंध की प्रकृति को लेकर मेन डिफरेंस है दोनों में, वहाँ पे इस बंध को कोवेलेंट बंध कहा गया। तो यहाँ स्टूडेंट्स बंध को आयनिक प्रकृति का बंध माना गया। तो इस सिद्धांत के जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ। जैसे फर्स्ट पॉइंट अपन दे सकते हैं, प्रमुख बिंदु ये है सीएफटी के अनुसार फर्स्ट पॉइंट संकुल में उपस्थित यौगिकों में उपस्थित केंद्रीय धातु परमाणु या आयन धन बिंदु आवेश तथा लिगेंड
व्यवहार करते हैं। ओके, ये फर्स्ट पॉइंट है कि जो लिगेंड है वो किसी केंद्रीय धातु परमाणु, सेंट्रल मेटल, एटम और आयन पॉजिटिव चार्ज पॉइंट, और जो लिगेंड्स हैं वो नेगेटिव चार्ज पॉइंट की तरह से पार्टिसिपेट करते हैं किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। इस तरह इन दोनों के बीच स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान देना आवश्यक है। सेंट्रल मेटल प्लस और लिगेंड माइनस की तरह से व्यवहार करेगा, उनका जो बिहेवियर है वो प्लस और माइनस की तरह होगा। अब इनके बीच जो लगने वाला आकर्षण बल है वो उपसहसंयोजक या सहसंयोजक प्रकार का न होकर स्थिर वैद्युत प्रकृति का होगा। ये यहाँ पे सेकेंड पॉइंट दिया जा सकता है। किसी संकुल यौगिक में उपस्थित मेटल लिगेंड धातु लिगेंड बंधन इलेक्ट्रॉन मेटल लिगेंड बॉन्ड उपसहसंयोजक प्रकृति का है होकर आयनिक प्रकृति का होता है। कैसा होता है? आयनिक प्रकृति। उपसहसंयोजक प्रकृति का न होकर आयनिक प्रकृति का होता है। ओके, नेक्स्ट दे सकते हैं कि आयनिक प्रकृति का होगा मतलब स्थिर वैद्युत प्रकृति का होगा। जो आकर्षण बल है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और जिसकी नेचर कैसी होती है? आयनिक प्रकृति होती है। और नेक्स्ट पॉइंट दिया जा सकता है, यह आप नोट कर सकते हैं। जब किसी संकुल यौगिक में उपस्थित लिगेंडों को विभिन्न दिशाओं से केंद्रीय धातु परमाणु या आयन की ओर लाया जाता है तो लिगेंड व केंद्रीय धातु परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के बीच प्रतिकर्षण होता है। ध्यान देना स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने जो ये थर्ड पॉइंट लिखा है वो क्या लिखा है कि जब किसी संकुल यौगिक में उपस्थित लिगेंड को विभिन्न दिशाओं से केंद्रीय धातु परमाणु या आयन की ओर लाया जाता है तो लिगेंड व केंद्रीय धातु परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के बीच प्रतिकर्षण होता है। इसका मतलब ये है कि सेंट्रल मेटल है बीच में और अपन लिगेंड लेके आ रहे हैं ऊपर से नीचे से इधर से इधर से इधर से और इधर से। जब ऑक्टाहेड्रल शेप अगर वो लेता है तो ऐसा हो रहा है, यानी कि सेंट्रल मेटल को जब लिगेंड्स लेके आ रहे हैं तो जो मेटल के ऑर्बिटल्स हैं वो ओरिएंटेड होंगे डिफरेंट शेप्स में, डिफरेंट डायरेक्शंस में, और उसकी ओर अपन लिगेंड्स को लेके आ रहे हैं। तो मेटल के जो इलेक्ट्रॉन हैं और लिगेंड के, मेटल के जो इलेक्ट्रॉन है और लिगेंड जो आ रहा है उसके इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होगा? रिपल्शन होगा। ठीक है, रिपल्शन होगा और उसकी वजह से जो सेंट्रल मेटल है उसके जो
ऑल ऑफ डी ऑर्बिटल्स हैं, सभी जो डी कक्षक हैं जिन्हें अपन कह रहे थे समभ्रंश डी कक्षक, जब वो स्वतंत्र धातु आयन के रूप में होता है किसी, तो उसके पांचों डी कक्षक क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, तो जब अपन लिगेंड्स लेके आएंगे और इस तरह से वो प्रतिकर्षित करेंगे डी कक्षकों को, जब लिगेंड्स लाएंगे तो डी कक्षकों को वो प्रतिकर्षित करेंगे, और ये जो प्रतिकर्षण है वो सभी डी कक्षकों में एक समान नहीं होगा, जिसके कारण डी कक्षकों की जो समभ्रंशता है वो समाप्त हो जाती है, यानी कि उनकी डीजनरेशन। पहले तो वो पांचों डी कक्षक सेम एनर्जी के थे जब वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं बना रहा था, लेकिन जैसे ही वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है मेटल, सेंट्रल मेटल लिगेंड के साथ, तो फिर उसके जो पांचों डी कक्षक हैं उनकी एनर्जी समान नहीं रहती, यानी कि अलग अलग हो जाती है। वो क्यों हो जाती है, उसका रीज़न है लिगेंड्स जो कि मेटल की ओर आ रहे हैं वो पांचों डी कक्षकों को सेम प्रतिकर्षित नहीं करते, समान प्रतिकर्षित नहीं करते, उनके बीच जो रिपल्सन है वो सेम नहीं होते। अब वो क्यों नहीं होता सेम रिपल्शन, उसका रीज़न यहाँ पे स्टूडेंट्स ये होता है कि हमें पता है कि जो डी कक्षक है मेटल के जो डी ऑर्बिटल्स हैं, 5 डी ऑर्बिटल्स हैं, उनकी अलग अलग शेप है। उनमें से हमें पता है डी एक्स वाई, डी एक्स जेड और वाई जेड, 3 ऐसे डी कक्षक हैं जो बिटवीन द एक्सिस मिलते हैं, यानी कि अक्षों के बीच पाए जाते हैं, और शेष 2 डी कक्षक हैं ऑन द एक्सिस डी कक्षक होते हैं, जिन्हें डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर कहा जाता है। तो यहाँ किन को वो ज़्यादा रिपल्स करेंगे लिगेंड और किन को कम रिपल्स करेंगे, ये डिपेंड करेगा कि जो लिगेंड्स को आप लेके आ रहे हो वो किस डायरेक्शन में ला रहे हो, यानी कि सेंट्रल मेटल के सराउंडिंग आप जो क्रिस्टल फील्ड जनरेट कर रहे हो, एक क्रिस्टल क्षेत्र बना रहे हो, वो किस टाइप का है, वो क्रिस्टल क्षेत्र ऑक्टाहेड्रल है, वो क्रिस्टल क्षेत्र चतुष्फलकीय है, या फिर वो क्रिस्टल क्षेत्र वर्गाकार है। इस पर डिपेंड करेगा कि वो कितना स्प्लिट करेंगे, और जितना स्प्लिट करेंगे उसी के हिसाब से कॉम्प्लेक्स का टाइप डिपेंड करता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो अपन फिल करेंगे वो कहाँ पे फिल होंगे। ओके, तो यहाँ अपन नेक्स्ट पॉइंट दे सकते हैं कि किसी संकुल यौगिक में जब केंद्रीय धातु परमाणु या आयन्स स्वतंत्र होता है तो उसके पांचों डी कक्षक समभ्रंश डी कक्षक कहलाते हैं। ओके, इनको आप पहले नोट कर सकते हो 3 पॉइंट्स में लेके। नेक्स्ट अपन 4 पॉइंट चौथे पॉइंट को लेकर सकते हैं। स्वतंत्र केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के पांचों डी कक्षक समभ्रंश डीजनरेट समभ्रंश होते हैं, पांचों डी कक्षक समभ्रंश होते हैं। ओके, जब वो स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र केंद्रीय धातु परमाणु यानी के पांचों डी कक्षक समभ्रंश होते हैं। लेकिन जब वो संकुल यौगिक बनाता है तो इन पांचों डी कक्षकों की समभ्रंशताएं समाप्त होती है, समाप्त हो जाती है। लेकिन जब वह संकुल निर्माण करता है, संकुल निर्माण करता है तो संकुल निर्माण करता है तो इनकी समभ्रंशता समाप्त हो जाती है, इनकी डीजनरेशन नष्ट हो जाती है, और ये कक्षक विपाटित हो जाता है, इसलिए और ये कक्षक विपाटित हो जाते हैं, जिसे क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहा जाता है।
जो डी कक्षक समभ्रंश होते हैं, डिजनरेट होते हैं, ओके, जब वो स्वतंत्र होता है, इंडिपेंडेंट होता है, मीन्स कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता है, लेकिन जब वह संकुल निर्माण करता है तो इनकी समभ्रंशता समाप्त हो जाती है और ये कक्षक विपाटित हो जाते हैं, जिन्हें क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहा जाता है। ओके, अब जो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन है वो कितना होगा, ये डिपेंड करेगा कि जो क्रिस्टल क्षेत्र है वो कैसा उत्पन्न होता है। ओके, इसको अपन नेक्स्ट पॉइंट पे लेते हैं, 5th पॉइंट लेता हूँ यहाँ पे। डी कक्षकों का विपाटन क्रिस्टल क्षेत्र की ज्यामिति एवं लिगेंडों की प्रकृति पर निर्भर करता है। ओके स्टूडेंट्स, मैंने कहा डी कक्षकों का विपाटन क्रिस्टल क्षेत्र की ज्यामिति और लिगेंडों की प्रकृति पर निर्भर करता है। क्रिस्टल क्षेत्र, क्रिस्टल फील्ड, ज्योमेट्री ऑफ क्रिस्टल फील्ड एंड नेचर ऑफ लिगेंड्स, इस पर डिपेंड करेगा, यानी कि किस तरह का क्रिस्टल क्षेत्र जनरेट हो रहा है किसी सेंट्रल मेटल के सराउंडिंग। क्रिस्टल क्षेत्र का मीनिंग क्या है यहाँ पे? क्रिस्टल क्षेत्र का मतलब है यहाँ कि सेंट्रल मेटल की ओर जो लिगेंड्स आप ला रहे हो उस दौरान कैसा एनवायरनमेंट जनरेट हो रहा है उसके चारों तरफ। वो एनवायरनमेंट ऑक्टाहेड्रल टाइप का है, वो एनवायरनमेंट टेट्रागोनल टाइप का है, वो एनवायरनमेंट स्क्वायर प्लेनर टाइप का है। इस पर डिपेंड करेगा कि वो कौन से डी ऑर्बिटल्स को ज़्यादा स्प्लिट कर रहा है और कौन से डी ऑर्बिटल्स को कम स्प्लिट कर रहा है। ज़्यादा स्प्लिट जिनको कम स्प्लिट करेगा, जिनको ज़्यादा रिपल्स करेगा, जिसके डायरेक्शन में होंगे लिगेंड उनको ज़्यादा स्प्लिट करेगा, उनकी एनर्जी ज़्यादा चली जाएगी। और जो जिनसे दूर रहेंगे लिगेंड, यानी कि जब लिगेंड आएंगे सेंट्रल मेटल की ओर, तो जिन डी कक्षकों के ठीक सामने होंगे वो उनकी ऊर्जाओं के मान बढ़ जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन ज़्यादा होगा, और जिनके वो ठीक सामने नहीं होंगे उनकी ऊर्जाएं कम हो जाएंगी। इस तरह से डी कक्षक स्प्लिट हो जाएंगे कम ऊर्जा वाले और अधिक ऊर्जा वाले कक्षकों में, जिससे क्रिस्टल क्षेत्र स्प्लिटिंग कहा जाता है। और इनके बीच जो अंतर है उसे क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहा जाता है। अब ये विपाटन ऊर्जा, स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा होगी या कम होगी वो डिपेंड करेगा लिगेंड्स कैसे हैं। इस विपाटन ऊर्जा के आधार पर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का फॉर्मेशन किया जाता है, जिसमें लिगेंड्स को विपाटन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में या एक ऑर्डर में अरेंज करते हैं, और जो एक ऑर्डर में अरेंज करने के बाद जो सीरीज बनती है उसे कहा जाता है स्पेक्ट्रो सीरीज। ओके, तो इस तरह से हम आगे की वीडियोज में पढ़ेंगे किस तरह से अष्टफलकीय क्रिस्टल क्षेत्र में विपाटन होता है, किस तरह से चतुष्फलकीय क्रिस्टल क्षेत्र में विपाटन होता है, किस तरह से स्क्वायर प्लेनर क्रिस्टल क्षेत्र में विपाटन होता है, और जब अष्टफलकीय क्रिस्टल क्षेत्र में विपाटन होता है तो हम किस तरह से अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए CFSE की कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसी तरह से जब टेट्रागोनल में स्प्लिटिंग होती है डी ऑर्बिटल्स की, तो किस तरह से हम CFSE की कैलकुलेशन कर सकते हैं और किस तरह से दोनों में कंपेरिजन किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ अपन आएंगे। तब तक के लिए आप इन चीज़ों को नोट डाउन कर लेना, और भी किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप शेयर कर सकते हैं।